इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और डब्ल्यू पी अकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया, और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। हे, वेलकम बैक। अब हम वर्डप्रेस का अपना एक बनाया गया जो प्लगइन है, जो प्लगइन्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, जो आपके वर्डप्रेस प्लगइन में मौजूद डिफरेंट सिक्योरिटी और वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से रिलेटेड इश्यूज़ को आपको चेक करके बताता है, ताकि आप उसे फिक्स करने के बाद उसको अपलोड कर सकें उसकी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर। उसके लिए आप प्लगइन्स में आएँ, ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करें, और आपने यहाँ पर सर्च करना है प्लगइन चेक। ये भी 100% गारंटी नहीं है कि इसके थ्रू आपने चेक कर लिया है तो 100% अप्रूवल मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बाज़ चीज़ें मैनुअली चेक करते हैं रिव्यूअर्स, और बाज़ सारी चीज़ें ये प्लगइन चेक भी नहीं कर पाता है, लेकिन मोटे मोटे सारे इश्यूज़ आपको बता देता है ताकि आप उनको रिजॉल्व कर लें। और फिर इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर अप्रूवल के लिए जाता है प्लगइन, तो उसमें फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसले नहीं निकलते, आपकी एक दो रिविजन्स में काम बन जाता है। तो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि रिव्यूअर्स भी मोस्टली पहले इसी प्लगइन से चेक करते हैं सारी चीज़ें। तो अब आपने जिस प्लगइन को भी चेक करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने ये आप प्लगइन्स आ रहे होते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पर चेक दिस प्लगइन की ऑप्शन आ जाती है। तो मैजिक ब्लॉक को हमने चेक करना है, चेक दिस प्लगइन पे क्लिक करें, और यहाँ पर अब आपने सबसे पहले जो प्लगइन रेपो और सिक्योरिटी, इन दो चीज़ों को तो मेनली चेक करना ही है। इन दोनों को फिक्स करने के बाद आप बाकी चीज़ों की तरफ मूव करें, क्योंकि उनके बगैर आपका गुजारा हो जाता है। ये ऐसे क्रिटिकल इश्यूज नहीं है जिनकी वजह से अप्रूवल ही ना हो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर। जो वर्डप्रेस की प्लगइन रेपो और सिक्योरिटी, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके इनको फिक्स किए बगैर आपकी अप्रूवल नहीं होती है। तो आप इन दोनों को चेक करें और फिर चेक इट पे क्लिक कर दें, तो थोड़ी देर में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे एरर्स की सूरत में, फाइल लोकेशंस के साथ और एरर्स के साथ आपको बता देगा कि भाई कहाँ कहाँ पर आपके पास कौन कौन से इश्यूज़ हैं। बस आपने देखते जाना है। ये देखें, भरमार है हमारे पास एरर्स की, जो कि बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है जी। और ये सारे आपके पास एरर्स हैं जिनको आपने अब फिक्स करना है। बारी बारी शुरू हो जाएं, वन बाय वन। और स्टार्ट में कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपने फिक्स क्लॉड से कैसे करवाने हैं। सबसे पहले तो ये फाइल आपके पास जो है क्लास एक्सटेंशंस डॉट पी एच पी, इसमें एरर है हमारे पास के a function calls to esc html with text containing placeholders was found but was not accompanied by a translator comment on the line above। अब आप क्या करें कि यहाँ पर अ, ठीक है, उसको मैंने पहले ही कह दिया कि सिर्फ कोड देना, मैं खुद ही फिक्स कर लूँगा उसे।
ठीक है, अब बारी बारी शुरू हो जाएं। फाइल है हमारे पास क्लास एक्सटेंशंस डॉट पी एच पी। से पहले ये जितना हमने काम किया था इसको हम पहले स्टेज करके कमिट कर लें, ताकि अब अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसके बाद हम इस पॉइंट के ऊपर कभी रिवर्ट कर सकें। ये बेसिकली हमारे प्लगइन की अब तक की करंट वर्किंग कोड बेस है। अच्छा, क्लास एक्सटेंशंस हमारे पास एलिमेंटोर के फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने फाइल देते जाना है और यहाँ से वो एरर्स जो हैं वो कॉपी करके इधर ऐड करते जानी है। तो ये आपको उसका टू द पॉइंट सोल्यूशन बताता जाएगा। टू द पॉइंट तो नहीं कर रहे, तो पूरी फाइल अपडेट कर रहा है दोबारा से। ठीक है, इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए ताकि हमें भी पता लगे कि कहाँ पर भाई एरर था, उसको मैंने किस तरह से फिक्स करना है। ओके, लाइन 134 है हमारे पास। एग्जैक्ट वही लाइन नहीं होती, लाइन आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इसने फ़िलहाल तो एग्जैक्ट ही बता दिया कि लाइन 134 के ऊपर रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैसेज असाइनमेंट। ठीक है। ओके, अब लाइन 159 के ऊपर एक 159। ओके, ट्रांसलेटर्स का टैग बेसिकली मिसिंग था, जो कि वर्डप्रेस कहता है कि अब आपने साथ समझना हो तो आप उससे कह भी सकते हैं क्लोजो के, अगर आप बिगिनर हैं लर्नर हैं तो आपको कहना भी चाहिए, आपको साथ उससे पूछना चाहिए कि अच्छा ये एरर क्यों आया था और इसको फिक्स करने के लिए क्यों ज़रूरी है, और सो ऑन। इस तरह से वो आपको बता देता। आपने बेसिकली ये जो ट्रांसलेटर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं प्लेस होल्डर्स, ऊपर ट्रांसलेटर्स के पैरामीटर के साथ बताना भी होता है कि ये हैं क्या असल में, कि पहला क्या है वो प्लगइन नेम है हमारा, एलिमेंट और प्लगइन नेम है, रिक्वायर्ड वर्जन नंबर। ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि यार ये चीज़ें प्लेस होल्डर्स किस चीज़ के लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से अब वही सेम एरर्स हैं हमारे पास रेटिंग विजेट डॉट पी एच पी की फाइल में। विजेट्स में रेटिंग विजेट। ठीक है, और यही एरर्स मैं यहाँ पर दे दूंगा। लाइन 412 रेटिंग विजेट, लाइन 412 ये जो एको है इस फंक्शन को हमने रिप्लेस कर देना है। ओके, लाइन 425 ओके, ये 412 के ऊपर ही थे दोनों एरर्स, तो ठीक है, मुझे लग रहा है तीन एरर्स हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, ये हमारे पास मौजूद है डैशबोर्ड डॉट पीएचपी यहाँ पर। ओके, अब मैं ज़रा क्विकली ऑन स्क्रीन फास्ट फॉरवर्ड में ये चीज़ें करता जाऊंगा। अगर कोई डिफरेंट टाइप का एरर आएगा तो वो फिर उसको वहाँ पर पॉज मैं स्लो करके मैं आपको समझा दूंगा, या कोई डिस्कस करना हुआ तो कर लेंगे। अदरवाइज़ अब मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन फास्ट फॉरवर्ड में ये सारे एरर्स फिक्स कर रहा हूँ इसी तरह से, इसी मेथड से जो मैंने अब अभी परफॉर्म किया है। ओके, एक यहाँ पर बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ये एडमिन बेसिकली किया क्या है कि escape यूआरएल का फंक्शन लगाना था हमने, चाहे एडमिन यूआरएल यूज़ कर रहे हैं, ESC यूआरएल स्केपिंग करनी है। वो हमने डैशबोर्ड के ऊपर, आपको याद होगा कि हमने ये जो कोड है हेडर का ये सेपरेट रखा हुआ है, लेकिन हमने एक हेडर डॉट पीएचपी की फाइल भी बनाई हुई है। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर भी इसे अपडेट करना है। तो अब सिंपली यहाँ पर ये जो फंक्शन है HAHRF के अंदर, मैं सिर्फ इसे अपडेट करता हूँ क्योंकि बाकी वो एक्टिव क्लास वाला हमने एक डायनामिक काम रखा हुआ है। और उसको भी वैसे अपडेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने स्किपिंग कोई नहीं लगाई हुई, वो जो हमारी गलती है, स्किपिंग उसके ऊपर भी लगानी है। ओके, अब चूंकि ये एट्रीब्यूट के तौर पर वैल्यू आ रही है तो इसके ऊपर हम ESC, बल्कि प्लॉट को कह देते हैं। क्या उसने फिक्स्ड नोट दिया है कि फिक्स्ड की है? मैंने विजिट्स की लाइन में ओपनिंग पैरेंथेसिस भी, वो मेरे ख्याल से हम जो लगाने लगे थे तो हमने कोड उसको दे दिया है। ओके, अब जस्ट एक दफ़ा यहाँ पर इन एरर्स को ओपन ही रहने देते हैं। मैं एक दफ़ा सिर्फ चेक कर लूँ कि नेविगेशन वगैरह वो काम तो कर रही है ना। उसके एक्टिव का एट्रीब्यूट ठीक है, फीचर्स में, विजिट्स में ठीक है, ये काम कर रहा है। ओके, और उसके बाद फीचर्स डॉट पीएचपी में की फाइल में ये एरर है हमारे पास, इसको खुद भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी स्केप आउटपुट, आउटपुट नोट स्केप्ड, कहाँ पर है ये? लाइन लाइन 196, फीचर्स डॉट पीएचपी लाइन 196। अच्छा, वो कह रहा है कि इसको आपने स्केप नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर स्केप एट्रीब्यूट ही लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट भेजना हमने। ओके, बाद में देखेंगे अगर ये स्टिल एरर देगा हमें। ओके, हेडर डॉट पीएचपी में ये वही चीज़ें हैं, हमने एडमिन यूआरएल ये हमने फिक्स कर लिया खुद ही, दूसरी खुद ही कर लिया फिक्स, हमें ये नज़र आ गया था। सेटिंग्स डॉट पीएचपी में भी यहाँ पर लाइन 233 ये वही होगा कि इस तरह से जो कॉल जा रही है। सेटिंग्स डॉट पीएचपी लाइन 233। देखा, ESC ATTR यानी कि एट्रीब्यूट। ठीक है, जहाँ पर भी कुछ एको हो रहा है उसको आपने escape करना है हर सूरत में। ओके, टूल्स में कंपैटिबिलिटी डॉट पीएचपी, टूल्स में कंपैटिबिलिटी डॉट पीएचपी। अब ये हम जो लंबे लंबे काम है वो अब इससे करवा लेते हैं, क्लॉड से।
अब ये देखिए जो प्लगइन है वो बाज़-औक़ात आपको सिर्फ़ सैंपल कोड कुछ जगह से दे देता है, अदरवाइज़ ये देखिए काफ़ी जगह पर एको मुझे वैसे भी नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कोई भी एस्केपिंग लगी नहीं हुई। तो हम इसको सेफ साइड पर रहने के लिए मैं साथ-साथ मैनुअली भी चेक करूँगा एको के जितने भी फंक्शंस हैं उनको। ओके, तो मैंने मैनुअली भी चेक कर लिया इसमें से कहाँ-कहाँ पर एको हो रहा था ताकि मेक श्योर हो जाएँ हम कि सारे एकोज़ जो हैं वो हो गए हैं रिज़ॉल्व। उसके बाद यहाँ पर tools डॉट पीएचपी है। स्केप जेएस का भी वैसे एक फंक्शन है जो इसने ईएससी जेएस का इस्तेमाल किया, इसको देख लेते हैं कि अगर यही अदरवाइज स्केप एट्रीब्यूट ना करना पड़ जाए, मे बी वो वर्किंग में मसला ना करे, लेकिन चेक कर लेंगे हम। ओके, जब टूल्स से रिलेटेड सारे काम हो गए तो एक दफ़ा आकर टूल्स के पेज को अगेन हमने चेक करना है कि किसी कोड को अपडेट करते हुए कोई ऐसा मसला तो नहीं हो गया कि हमारा सिस्टम चलना बंद हो जाए। ये देखा टेस्ट प्लगइन्स काम नहीं कर रहा। मैं ज़रा ये जो काम किया था इसको प्लेस करता हूँ। कोई भी फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है यहाँ पर अब। ये यहाँ पर कोई एरर्स आए हैं हमारे पास परफॉर्मेंस डॉट पीएचपी की फ़ाइल में हमने कुछ चेंज किया था। अनडिफाइंड कांस्टेंट कैशे स्टैट्स। अच्छा ये देखा ये हमने कुछ रिप्लेस करते हुए यहाँ पर एक डॉलर साइन मिस कर दिया। उसे लग रहा है कि ये कांस्टेंट है। और अब ज़रा मैं टूल्स डॉट पीएचपी पे वापस आता हूँ और ये जो काम किया था हमने इसको वापस रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा अभी भी हमारे पास एक एरर है कॉमा का कहीं पर। ये दो कॉमास आ गए हैं, छोटे छोटे कॉमास हैं, आ जाते हैं और वो मसला ख़राब कर देते हैं। ठीक है जी। ये मैं साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आपने भी साथ साथ चेक करना है, ये नहीं कि सारे एक ही दफ़ा लगाने के बाद में आप खपते रहें कि कहाँ पर मसला आ गया था। अब देखें हम टूल्स की फाइल से जब मूव करने लगे हैं टूल से रिलेटेड तो हमने उसको फ़ौरन पहले चेक कर लिया कि अच्छा ये बाकी फंक्शनैलिटी अब चल रही है हमारी कि नहीं चल रही। नहीं चल रही तो वहीं पर पहले उसे फिक्स करें और उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी तरफ मूव करें। जैसे कि अभी ये विजेट्स की एक इंटायरली सेपरेट फाइल है, इसके अंदर भी कहीं पर सिर्फ स्केपिंग का एक छोटा सा काम है वो हम कर लेते हैं। widgets डॉट पीएचपी लाइन 278। ठीक है ये स्केप जेएस लगा लेते हैं इसके ऊपर भी कि क्लॉड ने स्केप जेएस लगाया है, यहाँ पर तो बेहतर है हम भी स्केप जेएस लगाते हैं। सिर्फ एक ही एरर था इसमें, उसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि अगर कहीं पर कोई एको हो रही है चीज़। एक ही एको हो रहा है ठीक है। उसके बाद
इंगेजमेंट डैशबोर्ड ब्लॉक डॉट पीएचपी। ब्लॉक्स के अंदर इंगेजमेंट डैशबोर्ड ब्लॉक डॉट पीएचपी फाइल है, और इसमें भी दो स्केपिंग के हमारे पास एरर्स हैं, 220 और 222 पे। 220। ओके। ठीक है जी, स्केप एचटीएमएल लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर ESC URL लगना है हमारे पास। जो भी यूआरएल है उनके ऊपर स्केपिंग के लिए स्केप यूआरएल का फंक्शन लगेगा आपके पास। ओके। ये इसके ऊपर भी, ये जितने हैं इनके ऊपर भी स्केपिंग के फंक्शन लगने चाहिए, एको हो रहे हैं डायरेक्टली। जो कि किसी एलिमेंट के अंदर HTML के तौर पर वैल्यूज आ रही होती है, तो उसके ऊपर आप स्केप HTML ही लगा लिया करें। एट्रीब्यूट के अंदर आनी है तो एट्रीब्यूट लगाया करें, और सो ऑन। देखो उसने दो ही एरर बताए थे, लेकिन बाकी खुद देख लिए मैंने, जैसे कि ये देखें यहाँ पर भी एको हो रहा है। स्केप HTML इसके ऊपर भी लगना चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है स्केपिंग का HTML का। वो उसने प्लगइन चेक ने भी एरर दिया नहीं, मे बी नंबर फॉर्मेट जो है ये ऑलरेडी इसको स्केप कर रहा है, लेकिन स्टिल हमने सेफ साइड पर रहना है। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लें। ये हमारे पास बेसिकली एक ब्लॉग था, और ब्लॉग के लिए हमने किसी पेज के ऊपर आई बिलीव लगाया हुआ है ये ब्लॉक, या नहीं। ये हमने लगाया हुआ है, बस मेक श्योर कर लेना कि उसके बाद कार्रवाई डालने के बाद वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, चल रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। ओके। पोस्ट कैरोसेल ब्लॉक है। पोस्ट कैरोसेल ब्लॉक में हमारे पास लाइन 184 के ऊपर उसने एरर बताया है स्केपिंग का। इसके ऊपर भी स्केप HTML ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्केप HTML लगा देते हैं, जहाँ जहाँ पर भी एको हो रहा है, चाहे नंबर फॉर्मेट या कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, हम स्केप लगा ही देते हैं। अच्छा जी, ये देखें, द परमालिंक, ये गेट द परमालिंक के ऊपर आपको ज़रूरत होती है स्केपिंग लगाने की। जो द परमालिंक का वैसे फंक्शन है, इसके ऊपर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती स्केपिंग। देखिए बाकी सब के ऊपर स्केपिंग हमारे पास प्रॉपर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रिड ब्लॉक है। पोस्ट ग्रिड ब्लॉक में लाइन 154। ठीक है, इसके ऊपर भी स्केप HTML। ओके, सारे ब्लॉक्स को हमने अपडेट कर लिया, एक दफ़ा फिर रीलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, चीज़ें चल रही हैं हमारे पास। ओके, अब हमारे पास एलिमेंटोर की एक्सटेंशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं स्केपिंग के हवाले से। क्लास एक्सटेंशंस डॉट PHP।
अच्छा, इसे ये भी कह देते हैं, इफ़ यू सी एनी अदर सिमिलर एरर इन द गिवन फाइल आल्सो फिक्स दैम। ठीक है, वो कह रहा दो ही लाइनों पर 147 और 165। एलिमेंटोर में हमारे पास क्लास एक्सटेंशंस डॉट पीएचपी और लाइन नंबर है हमारे पास 147। लाइन 165। एलिमेंटोर के विजेट अपडेट करने के बाद भी उन्हें भी देख लेते हैं। और रेटिंग वाला तो चेक नहीं होगा क्योंकि वो तो हमारे पास सिंगल पोस्ट के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, इसकी भी मिनीफाइड वर्जन नहीं बन रही। उसके लिए एसेट्स में, जो मेन एसेट्स का फोल्डर है हमारा, एसेट्स में जेएस में हमें एक नई फाइल बनानी है, widgets डॉट जेएस। ठीक है। ओके, now let's move on to the class asset optimizer. अच्छा, क्लास टेस्ट ऑटोमेशन है, ये हमारी सिर्फ टेस्टिंग की स्क्रिप्ट थी। इसको हमने चूँकि प्लगइन रिपोजिटोरी पर देना भी नहीं है, तो हम एक तो ये टेस्ट का फोल्डर, चलें ये तो हम मैनुअली मैनेज कर लेंगे कि इसको हमने नहीं देना। क्लास टेस्ट ऑटोमेशन हमने बनाई हुई है, क्लास टेस्ट ऑटोमेशन डॉट पीएचपी। इसको हमने डिलीट कर देना है। और हमने एडमिन साइट पर ये मैजिक ब्लॉग में इसका ये फंक्शन भी ऐड किए थे। क्लास, एक मिनट, क्लास प्लगइन में एक तो जहाँ पर मेन्यूज़ रजिस्टर हो रहे हैं ये हमने सब मेन्यू यहाँ से रिमूव कर देना है। और दूसरा, क्लास एडमिन डॉट पीएचपी में से भी इसके ट्रेसेस रिमूव करने हैं हमने, क्लास एडमिन डॉट पीएचपी। और लास्ट में हमने इसके मेथड ऐड किए थे ये वाले, ये हमने रिमूव कर देंगे। एक दफ़ा चेक कर लें बस, हमारा एडमिन साइट के कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया। ठीक है, ठीक है। इसको अब हम इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं बस इसको कंपेयर कर रहा था कि उसने प्लगइन चेक ने कितने एरर्स बताए हैं और क्लॉड हमें कितने बताता है। ठीक है, तो अब मैं फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि स्केपिंग वाले होंगे उसके लिए मैं सिर्फ स्केपिंग उसे कहता जाऊंगा क्लॉड को, ताकि वो खुद ही से वो भी जो एरर्स यहाँ पर लिस्ट हैं और उसके अलावा भी एरर्स वो खुद ही हमें सारे प्रोवाइड कर दे।
ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेते हैं। लाइन 142, क्लास थीम कंपैटिबिलिटी। थीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर में लाइन 142। मेरा नहीं ख्याल कि लाइन 142 पे मुझे ये कोड कहीं पर नज़र आ रहा है। ये कोड जाकर कहीं आ रहा है लाइन 67 के ऊपर। है, ये हमने कर लिया है। लाइन 340। 340 के ऊपर भी नहीं है ये। ऑब्वियसली ये लाइन कहीं पर और है। हम यहाँ से प्लगइन चेक से देखते हैं, लाइन 167 पर ये एक बता रहा है। देखा, वो एग्जैक्टली हमने वो फिक्स किया है। और उसके अलावा लाइन 402 पे बता रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ये एरर है इसका। प्लॉट जो है वो एग्जैक्ट फाइल नंबर, फाइल लाइन नंबर जो है वो सही नहीं बता पा रहा। अच्छा, ये हमने escape URL इसके ऊपर लगाना है सिंपली। ठीक है, उसके अलावा इन गेट एक्स्ट्रा स्पेसिफिक फिक्सेस मेथड, एक है, इसके ऊपर भी escaping जो है वो लगानी है हमें। फॉन्ट साइज और अगेन बॉर्डर रेडियस आ रहा है कहीं पर ये। ओके, आई थिंक इतना ही थे। उसके बाद हमारे पास क्लास पब्लिक डॉट पी है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर क्लास पब्लिक डॉट पी। ओके जी, इस चैट की भी लिमिट हमारे पास पूरी हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कॉपी करता हूँ और प्रोजेक्ट के फोल्डर में आकर एक नई चैट बनाते हैं। और यहाँ पर कहीं पर मैंने उसे कहा भी था कि ये और इसे हमने वैसे भी कमेंट कर देना ताकि ब्राउज़र में वो सिर्फ डिबग पर्पस के लिए था। तो हम इनको
जो डिबग पर्पस के लिए मेथड से अब उनको फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, लाइन 72 पे जाके देखते हैं। ये तो हमने कर लिया लाइन 77 पे। ये वैसे पहले भी फिक्स ही था। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग वाला हमने कर लिया। लाइन 180 के ऊपर क्या है? ओके, आई थिंक सारे हो गए हैं। अब ये टेस्टिंग शॉर्ट कोड है फाइल, ये भी हमें नहीं चाहिए। इस फाइल को हम इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। बस एक दफ़ा रीलोड करके चेक कर लेते हैं कहीं पर ये यूज़ तो नहीं हो रही थी, हमें एरर से पता लग जाएगा। नहीं हो रही यूज़, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, अब एक बड़ी फाइल है हमारे पास, क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। लाइन 351। ये हमने मेरे ख्याल से जो मेन्यू वगैरह रिमूव किया है उससे कोई गड़बड़ हो गई है। बल्कि मेन्यू की वजह से नहीं, मेरे ख्याल से उस कोड की वजह से ये, उसको देखते हैं। इस कोड को ऐड करने के बाद हमारे पास एरर आ रहा है। पहले बाकी की फिक्सेस कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं इसको भी।
ओके, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद अब एक दफ़ा टूल्स को मैं रीलोड कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। ओके, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। ओके जी, ये हमारी एक बड़ी फ़ाइल थी क्लास एडमिन की, जिसमें काफ़ी सारे एरर्स थे और वो मल्टीपल टाइप के एरर्स थे, जिनमें एक तो नोस की थी, उसके अलावा एसक्यूएल के कुछ एरर थे कि प्रिपेयर्ड नहीं थी स्टेटमेंट्स। जितने भी एसक्यूएल के आप कोड राइट करते हैं, एसक्यूएल की फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल के, या एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेरीज जो आप लिखते हैं, वर्डप्रेस कहता है कि वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपने उनके ऊपर यूज़ करनी है, जितनी भी जो डाटा फेच वगैरह आप कर रहे हैं, सो ऑन। तो ये वो सारे एरर्स हमने क्लाउड को दिए थे, तो और वन बाय वन जो उसने कोड्स प्रोवाइड किए थे, जो ये लाइन अपनी बतानी शुरू कर देता है वो मैच नहीं करती। इसलिए आप बेहतर ये है कि आप उस फंक्शन या उस वेरिएबल नेम को लिख के सर्च कर लें, या सर्च करके देख लें कि वो कहाँ पर है। उसके बाद अब क्लास टूल्स मैनेजर डॉट पी पर आ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक और बिग फाइल है हमारे पास, क्लास कैशिंग इंटीग्रेशन डॉट पी। भी इन सारी लाइनों के ऊपर सेम कोड जो है वो आपने अपडेट करना है। ओके, साथ इसने यो एक नोट भी दिया है कि द नोस वेरिफिकेशन वार्निंग्स आर एक्सेप्टेबल हेयर, एज दिस इज कैशिंग इंटीग्रेशन, दिस इज अ कैशिंग इंटीग्रेशन क्लास दैट हुक्स इनटू वर्डप्रेस कोर कैशिंग फंक्शनैलिटी। इसलिए वगैरह के कैशिंग इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो वार्निंग्स हैं नोस की वेरिफिकेशन की, वो इग्नोर की जा सकती हैं यहाँ पर। मे बी रिव्यूवर, कोई रिव्यूवर है, क्योंकि रिव्यूवर भी मेरे आपके मेरे जैसे कुछ एक्सपीरियंस डेवलपर्स ही होते हैं, तो मे बी वो फ्लैग भी कर दे या ना करे, सो लेकिन हम सेफ साइड पर रहते हुए नोट्स उसने फिर लगा भी दिए हैं, या कुछ अगर उसने जो मेंशन कर दिए हैं कि ये इग्नोर भी की जा सकती हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र। उससे पहले अगेन मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि इन चीज़ों को लगाने के बाद हमारे पास एरर देखा आ गया। हमारे पास प्रिपेयर में एरर्स हैं। ठीक है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र को।
क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर। ओके। ये कह रहा है कि WP 6.2 से लेटर लोअर में ये सपोर्टेड नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये सारा फंक्शन रिप्लेस करवा रहा है, लेकिन उस फंक्शन में काम किस तरह से हो रहा है? अच्छा। सिर्फ क्यूरी के अंदर जो चीज़ आ रही है मैं सिर्फ इसे रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है जी। वो कह रहा है कि मैं वही देखना चाह रहा था कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला कोई इशू ना हो जाए। उसने बता दिया कि आप इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वापस ऊपर जाते हैं और फिक्स बल्क स्टैट्स क्यूरी लाइन 124। मेरा नहीं ख्याल कि 124 पे ये एग्जिस्ट करता है। ये 117 पर है मेरे ख्याल से। ये ओके। ये सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद अगेन हम एक दफ़ा डैशबोर्ड को चेक करेंगे, एरर्स को चेक कर लेंगे, कोई एरर तो नहीं है। अ, ये तो कोई जावास्क्रिप्ट के कोई एरर्स हैं, एक्सटेंशन से आ रहे होंगे। ग्रावाटार का एरर आ रहा है, मेरे ख्याल से नेट नहीं चल रहा मेरा। मेरा नेट बंद हुआ पड़ा है। ठीक है। ठीक है, ये एरर्स भी हमने फिक्स कर लिए और उसके बाद कोई इशू नहीं आया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो यहाँ पर अभी PTCL जो है वो खैराबाद कह चुका है मुझे। तो इस पॉइंट से आगे जो है वो क्योंकि क्लाउड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो मैनुअली ही इनको हमने देखना है। जो इश्यूज फिक्स कर पाए हम, यानी कि स्केपिंग के तो इजीली फिक्स कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी अगर आपको प्रिपेयर वाला यूज़ करना आता है, मेथड WPDB प्रिपेयर, आपने बस उसको चेक करना है। हमने चेक करना है, बेसिकली मैंने इस प्लगइन कर दिए। लेकिन क्लाउड को यूज़ करते हुए फिक्स कैसे करवाना है वो मेरे ख्याल से इस बड़े एक लेंथी पार्ट में कवर हो गया है। बस इसी तरह से करते जाना है, आपने फाइल्स देते जाना है क्लाउड को, एरर्स देते जाना है, उसकी फिक्सेस अप्लाई करते जाना है। अप्लाई करने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन, फाइल बाय फाइल, उसमें फिक्सेस अप्लाई करने के बाद आपने
इनको चेक करना है दोबारा। और बेसिकली इनको चेक करने से पहले आपने वो फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है कि उस फाइल में चेंज करने के बाद आपकी फंक्शनैलिटी, क्योंकि अगर आप एक सिरे से शुरू हो जाएंगे और सारे करते जाएंगे और बाद में जाकर एक दफ़ा चेक करेंगे तो फिर आपको कोई समझ नहीं आएगी कि एरर था कहाँ पर और वो उसको रिजॉल्व कैसे करना, और फिर आप एक एंडलेस लूप में फंस जाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, एरर फिक्स करवाते जाना है ईच फाइल में, और वो फाइल जिस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है उस फंक्शनैलिटी को आपने एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना है। अगर वो वर्किंग में है देन आपने नेक्स्ट फाइल की तरफ मूव करना है। तो मैं अब ये जो बाकी के एरर्स हैं इनको इसी तरह से फिक्स कर लेता हूँ इंटरनेट के बगैर ही खुद ही। या हम ये कर सकते हैं कि आपने अगर इंटरनेट चला जाता है तो लोकल वाला भी मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्सटेंशन हमारी ऑनलाइन है और जीपीयू इतना पावरफुल नहीं है और कोई मॉडल हमारे पास ऐसा नहीं है जो इन इश्यूज़ को फिक्स कर सके। तो मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ और इसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा दोबारा से इनको मैं फ़िक्स कर लूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इसकी टेस्टिंग करूँगा मैं आपके सामने, और फिर कोई एरर रह गया होगा तो उसको फिर दोबारा से चेक कर लेंगे। या कोई ऐसी चीज़ें मैं यहाँ से नोट डाउन कर लूँगा या उनको रहने दूंगा खुद फिक्स करने से, जो इससे थोड़ी डिफरेंट हैं, जिसके बारे में या तो मुझे आपको कुछ समझाना भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा कि वो चीज़ें वो यहीं से शुरू करूँगा मैं, जो वो उन चीज़ों के साथ जो कि इसमें कवर नहीं हुई हैं, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इंटरनेट आ जाए ताकि मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ। ऑल राइट, वेलकम बैक। काफ़ी सारे एरर्स जो हैं मैंने फिक्स कर लिए हैं, उसी तरह क्लॉड को फाइल देकर कोड देकर काफ़ी सारी चैट्स बनी हैं मेरे पास। और इवन क्लॉड के क्रेडिट ख़त्म होने की सूरत में मैंने गिटहब को पायलट का भी इस्तेमाल किया है। ये देखें आप, इतनी सारी फाइल्स के लिए मैंने गिटहब को पायलट का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि काफ़ी सारे एरर्स जो हैं वो क्लॉड ठीक नहीं कर पा रहा था, और जो गिटहब को पायलट ठीक नहीं कर पा रहा था उसे क्लॉड कर पा रहा था। तो इस तरह से मिक्सचर बना है एक, यानी कि मल्टीपल टूल्स यूज़ करने पड़े मुझे वर्डप्रेस के प्लगइन चेक के एरर्स को फिक्स करने के लिए, और काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिल गई है। एक दो एरर्स जो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैं रखूँगा कुछ ऐसे जो मैंने डिस्कस करने हैं। एक तो ये क्लास एक्सटेंशन डॉट पीएचपी के ऊपर 163 नंबर लाइन जो है, ये हमारे एलिमेंटोर के विजेट्स की क्लास है, क्लास एक्सटेंशन के ऊपर 163। ये देखिए, जब क्लॉड ने फिक्स किया है, ये मैंने रख इसलिए लिया है कि आप लोगों को बताने के लिए कि यार कैसे ख़त्म होगा। आपका भी क्लॉड क्या करेगा कि वो अ, ये जो मैसेज का अगर वेरिएबल बना हुआ है और उसके अंदर स्प्रिंट एफ यूज़ हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो ये कमेंट ऐड कर देगा। ये बेसिकली वर्डप्रेस कहता क्या है कि ट्रांसलेशन इंटरनेशनलाइजेशन जो हमने करनी है अपने प्लगइन की, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यूज़ स्ट्रिंग्स या नेम्स कहीं पर भी जो प्रिंट हो रहे हैं फ्रंट एंड पर या बैक एंड पर, उनको ट्रांसलेटेबल आपने बनाना होता है। उसके लिए आप वर्डप्रेस के फंक्शंस के थ्रू एको करते हैं वैल्यूज़, यानी कि ESC HTML डबल अंडरस्कोर। तो इन जो फंक्शंस हैं इनमें पहले पैरामीटर में आपकी वैल्यू होती है और सेकंड पैरामीटर में आपकी टेक्स्ट डोमेन होती है, ताकि दूसरे प्लगइन्स इसको ट्रांसलेट कर सकें। अब ऐसी वैल्यूज़ जो जैसे कि ये हार्ड कोडेड है, सिंपली टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट करना आसान है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ में वेरिएबल्स यूज़ हुए होते हैं, प्लेस होल्डर्स यूज़ हुए होते हैं, जो कि डिफरेंट डायनामिक इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहे होते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए वर्डप्रेस कहता है कि आप ट्रांसलेट एक कमेंट ऐड करें उस लाइन से पहले, जिसे आप कहेंगे ट्रांसलेटर्स, और उसके बाद आप बताएंगे कि भाई कौन सा वेरिएबल या प्लेस होल्डर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि ट्रांसलेशन प्लगइन्स को आसानी हो आपके प्लगइन को ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला प्लेस होल्डर है हमने 1 के साथ उसको बता दिया कि इस ये जो प्लेस होल्डर है वो ये काम कर रहा है, या उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है कि मैजिक ब्लॉक प्लगइन नेम है। 2, सेकेंड प्लेस होल्डर जो है वो एलिमेंटोर प्लगइन नेम है। 3, आपने कॉमा सेपरेट करते जाना है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स या प्लेस होल्डर्स आपने यूज़ किए हैं किसी ESC HTML या इस तरह के ट्रांसलेटेबल फंक्शन के अंदर जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रही है और आपका स्ट्रिंग प्रिंट भी हो रहा है,
तो उसमें फिर जहाँ जहाँ पर प्लेस होल्डर्स पर आपने यूज़ किए हुए हैं, जिन जिन लोकेशंस पर आप कॉमा सेपरेट करते जाएंगे वो नंबर बताते जाएंगे, 1 2 3 और सो ऑन। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे कि ये है क्या, ताकि ट्रांसलेशन करने वाले जो प्लगइन्स हैं, या इवन वर्डप्रेस का अपना जो ट्रांसलेशन एडिटर है जहाँ पर लोग ट्रांसलेशंस ऐड करते हैं डिफरेंट प्लगइन्स की, वहाँ पर वो उसे समझ आ जाती है कि अच्छा ये प्लेस होल्डर है और इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए ताकि यूज़र जो है वो उस हिसाब से उसे ट्रांसलेट करे। ठीक है, तो इस तरह से आपने, लेकिन जब क्लॉड और ये इवन गिटहब को पायलट वगैरह भी इस कमेंट को ऐड कर देंगे इस वेरिएबल के ऊपर, लेकिन जो वर्डप्रेस प्लगइन चेक जो चेक करता है वो एग्जैक्टली उस लाइन से अबव कमेंट होना चाहिए। तो अब हमें इससे ये स्प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर रखना है। अगर इससे बाहर रखेंगे तो ये प्लगइन चेक इसको इग्नोर कर देगा और इसको स्टिल एरर कंसीडर करेगा। अब देखें, मैंने आपके सामने इसको अब इसके अंदर मूव किया है, इस ब्लॉक के अंदर। तो अब जब हम प्लगइन चेक से दोबारा इस प्लगइन का चेक रन करेंगे तो अब हमारे पास ये एरर जो आया है ये ख़त्म हो जाएगा क्लास एक्सटेंशन डॉट पी की फाइल में। ये देखिए अब वो एरर नहीं है। अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। सारे एरर मैंने ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो ये जो एरर्स हैं ये एक ही एरर है कि यूज़ प्लेस होल्डर्स एंड WPDB प्रिपेयर, उसके अलावा फाउंड इंटरपोलेटेड वेरिएबल्स फ्रॉम दिस। अब वर्डप्रेस क्या कहता है कि जितनी भी आपने एसक्यूएल की क्वेरीज यूज़ करनी है, एक तो वर्डप्रेस आपको डिस्करेज करता है कि आप एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं वो डायरेक्टली रन करें। वर्डप्रेस कहता है कि आप बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करें। लेट्स सपोज आपने पोस्ट फेच करनी है तो गेट पोस्ट का फंक्शन यूज़ करें, ऑप्शन यूज़ फेच करनी है तो गेट ऑप्शन का फंक्शन यूज़ करें, और सो ऑन। वर्डप्रेस ने ये जो एपीआईज दी हुई हैं वर्डप्रेस कहता है उन्हें यूज़ करें। लेकिन हमारे केस में या आपके केस में, इन सम केसेस जब आपका डेटाबेस टेबल ही अपना बना हुआ है, या आपने कोई ऐसी कैलकुलेशन या ऐसा डाटा डेटाबेस से फेच करना है जिसका रेडीमेड वर्डप्रेस का कोई फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में ये प्लगइन चेक तो आपको एरर देता रहेगा, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट को ख़त्म करके एक दफ़ा दिखाता हूँ कि ये एरर किस तरह के हो सकते हैं। अभी मैं डैशबोर्ड डॉट पी की फ़ाइल से ये एक एरर कमेंट लाइन रिमूव की है। वो अब देखते हैं, अब डैशबोर्ड डॉट पी में आपको कपल ऑफ एरर्स देखने को मिलेंगे। ये देखें, अब डैशबोर्ड डॉट पी की फ़ाइल में वो बता रहा है कि इसी तरह से इंटरपोलेटेड वाला, या मैं जो आप, अब मैं दोबारा से ज़रा इसका टेस्ट रन करूँ। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है यहाँ पर और उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि आप अगर उस इशू में हों तो आपको पता हो कि ये क्यों ऐड किया जा रहा है, और इसको या इसको सॉल्व एटलीस्ट कैसे करना है, या वर्डप्रेस प्लगइन रिव्यूअर को आपने बताना कैसे है कि भाई ये मेरी गलती नहीं है। ओके, मैं ऊपर देख रहा था, ये देखें नीचे आ गया है हमारे पास एरर। लाइन 431 जो कि ये बनती है, वर्डप्रेस डीबी डायरेक्ट डेटाबेस क्यूरी, यूज ऑफ यूज ऑफ अ डायरेक्ट डेटाबेस कॉल इज डिस्करेज्ड। अच्छा, ये अब आपको एक्सप्लेन करनी है कि वर्डप्रेस कहता है कि आप जो है वो डायरेक्ट डेटाबेस कॉल्स ना करें। आप जो अवेलेबल एपीआईज हैं वर्डप्रेस की, या जो फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करें। जैसे पोस्ट फेच करनी है तो हमें टॉप पोस्ट फेच करनी है तो वो कह रहे हैं गेट पोस्ट का फंक्शन यूज़ कर लें। लेकिन इस केस में हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट है। ये टॉप पोस्ट हम वर्डप्रेस के पोस्ट के टेबल में से फेच नहीं कर रहे, हम इसको बेसिकली ज्वाइन लगा रहे हैं हमारे डेटाबेस टेबल्स के साथ, जिसमें हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं टोटल व्यूज़ की, टोटल लाइक्स की, एवरेज रेटिंग की, रेटिंग काउंट की। देन हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं पोस्ट आईडी से, यानी कि जो पोस्ट का टेबल है उसमें से, और सो ऑन। तो इस केस में हम डायरेक्टली गेट पोस्ट का फंक्शन यूज़ ही नहीं कर सकते। हमारी रिक्वायरमेंट कस्टम है, जो कि गेट पोस्ट के स्टैंडर्ड फंक्शन में कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है कि हम उसमें ज्वाइंस लगाकर अपनी तरह की पोस्ट जो है फेच कर सकें।
तो इस सूरत में ऑब्वियसली हमने कस्टम क्यूरीज रन करनी ही करनी है, अपनी कस्टम एसक्यूएल लगानी ही लगानी है। या उसके अलावा अगर आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो ये जो स्टैट्स आ रहे हैं, ये चार्ट्स के लिए वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड फंक्शन से नहीं आ सकती। तो हमें चाहिए वर्डप्रेस की, हमें तो एसक्यूएल क्यूरी यूज़ करनी है, लेकिन अब ऑब्वियसली यहाँ पर सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं उसका और वर्डप्रेस की जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका तकरार है। लेकिन तकरार नहीं है, वर्डप्रेस ने इसका तकरार कह लें या वर्डप्रेस ने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली हम एसक्यूएल, तो एसक्यूएल के भी जितने फंक्शंस हैं ये हम वर्डप्रेस के यूज़ कर रहे हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये भी सारी विदाउट प्रिपेयर थी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो कि फिक्सिंग के दौरान प्रिपेयर की स्टेटमेंट लगी हैं इनके ऊपर, क्लाउड ने और गिटहब कोपायलट ने लगा कर दी हैं हमें। कि वर्डप्रेस कहता है कि कोई भी क्वेरी रन करने के से पहले आपने उसे प्रिपेयर करना है, जिसमें आपने वेरिएबल्स पास करने हैं, प्लेस होल्डर्स पास करने हैं और सो ऑन। आप इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन डिटेल से देखते हैं WPDB की तो आपको समझ आएगी कि वैल्यूज़ फेच करने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट्स को पहले प्रिपेयर करना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, जब इस तरह का सिनेरियो हो तो आपने वर्डप्रेस के प्लगइन चेक के एरर रिमूव करने के लिए इसे बताना है कि भाई इस एरर को इग्नोर कर दें। और इग्नोर करने के बाद आपने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी अगर ज़रूरी हो तो प्रोवाइड करनी है कि भाई ये मैंने क्यों लगाया है। क्योंकि ऐसा भी वर्डप्रेस नहीं कहता कि आप PHP CS के इग्नोर के कमेंट को यूज़ करते हुए सारे एरर्स जो प्लगइन चेक में आए हैं आप उन्हें इग्नोर करवा लें और करवा कर समझें कि ठीक है जी मेरा काम हो गया, प्लगइन चेक में एरर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, प्लगइन चेक ही सिर्फ चेक नहीं करता रिव्यूअर, वो मैनुअली भी कोड रिव्यू करता है। तो फिर आपका पकड़े जाएंगे वहाँ पर कि प्लगइन चेक में एरर आपने खुशी से रिमूव करवा लिए, लेकिन जो रिव्यूअर के पास जाएगा जब वो इग्नोर्ड को वो चेक करेगा, वो PHP CS के इग्नोर कैसे करना कैसे है। आपने बस उस लाइन से ऊपर ये सजेशन भी दे रहा है अमेजोन को, एक कमेंट ऐड करना है। आपने उसमें लिखना PHP CS कॉलन और आपने लिखना है साथ इग्नोर। अब आपने जो प्लगइन चेक में यहाँ पर जो एरर आया हुआ है आपके पास, आपने वो कॉपी करना है ये वाला और यहाँ इसे लगा देना है। अब ये इस एरर को इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पर ये एरर तो रिव्यूअर को नॉर्मली समझ आ जाएगा कि अच्छा ये इसके SQL क्वेरीज इसकी लगी हुई हैं, तो वो यहाँ पर इसने इसलिए यूज़ कर लिया है कि डाटाबेस क्वेरी जो है वो इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब इग्नोर हो जाती है कि नहीं, इसको मैंने सिर्फ अभी इग्नोर किया, बाकी का कमेंट मैंने नहीं ऐड किया। जो जो ये डिस्प्ले हो रहे हैं वो दिखाने के लिए अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से चेक करते हैं। और अब ये जो वो कह रहा था कि डायरेक्ट डेटाबेस क्वेरीज आर डिस्करेज्ड, वो वाला एरर ख़त्म हो जाएगा प्लगइन चेक में से। उसे पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेरी ज़रूरी है और इसके प्लगइन को चाहिए, जिस वजह से इसने ये यहाँ पर लगाई हुई है। और PHP CS कॉलन इग्नोर का कमेंट जब आप ऐड करेंगे उसके साथ आपने वो मैसेज पास कर देना है। यहाँ से प्लगइन ये जो कोड होगा वो ये कोड आप पास करेंगे बेसिकली, जो प्लगइन चेक की इधर स्क्रीन में आ रहा है आपके पास वो, ताकि इस कोड को आप PHP CS के थ्रू इग्नोर कर रहे हैं कि इस एरर को इग्नोर कर दो। अब ये देखिए आपके पास, हमारे पास वो क्लास एडमिन की वो वाला एरर कहीं पर नहीं आ रहा जिसमें वो कह रहा था कि डायरेक्ट डेटाबेस क्वेरीज आर डिस्करेज्ड। लेकिन अब अदर केस में यहाँ पर कुछ मज़ीद एरर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनमें कैशिंग का हो सकता है। कैशिंग भी आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन बाज़ात इम्प्लीमेंट अब मल्टीपल मैसेज अगर आपने या कोड्स इग्नोर करने हो तो आप कॉमा सेपरेट करके नेक्स्ट कोड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कि इसमें आपको ये कह रहा है 430 लाइन के ऊपर, या ये जो सारे एरर्स हैं ये वार्निंग्स हैं। एरर्स एरर तो आपने हर सूरत में फ़िक्स करना है, जो वार्निंग्स होती हैं वो आप छोड़ सकते हैं रिव्यूअर के लिए डिसाइड करने के लिए कि ये वाकई इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है या नहीं है। एरर्स लाजमी रिमूव करने हैं आपने अपने प्लगइन्स में से, जो वार्निंग्स हैं उनमें से आप इग्नोर कर सकते हैं। जिनमें से अब ये जो एग्जांपल हमारे पास ये जितने भी, ये एक ही एरर है जो हर जगह पर आ रहा है और इसमें हमारा किसी किस्म का कोई
कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो चेक कर रहा है यहाँ पर लाइन 408 पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि वर्डप्रेस कहता है कि जब आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आप उनमें जो वेरिएबल्स पास करते हैं, क्योंकि प्लेस होल्डर्स की जगह पर आपने जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो प्लेस होल्डर्स बेसिकली डायनामिक वैल्यूज़ के लिए होते हैं जो आनी होती हैं उस डेटाबेस में। लेकिन अब ये जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं टेबल नेम का, इसमें किसी किस्म की कोई डायनामिक वैल्यू आ नहीं रही, ये ऑब्वियस यस। और डायनामिक वैल्यू तो क्या, इसमें तो यूज़र चेंज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं, हमने कांस्टेंट बनाए हुए हैं अपने इंगेजमेंट टेबल के नेम के लिए और स्टैट्स के टेबल के नेम के लिए। अब सिंपली ये टेबल नेम पास हो रहा है, अब इसको किसी तरह से भी आप वो प्लेस होल्डर्स में या प्रिपेयर में लेकर जा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड के तहत भी। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप उसी तरह से एक एरर देते एरर इग्नोर की कमांड देते हैं, यहाँ पर ये वाला कोड आप कॉपी करते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। और साथ ही आप बता देते हैं कि भाई टेबल नेम्स आर कॉन्स्टेंट्स सेव फ्रॉम यूज़र इनपुट। ये आपने रिव्यूअर के लिए नोट छोड़ा है कि उसे पता लगे अच्छा कि आपने इसको क्यों छोड़ा है। अगर रिव्यूअर भी लाजमी नहीं है, आपके मेरे जैसे लोग ही होते हैं, तो वो अगर एक्सपीरियंसड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस रिव्यूअर नहीं है, वो भी हमारी तरह कोई नया डेवलपर है जिसने अभी कुछ ही प्लगइन रिव्यू किए हैं या उसकी रिव्यूअर होने की शुरुआत है, तो उसके लिए आपने आपने भी आसानी पैदा करनी है। अच्छा, उसे ये कमेंट पढ़ के समझ आ जाएगा कि अच्छा जी टेबल नेम्स जो है कांस्टेंट हैं, वो सेव फ्रॉम यूज़र इनपुट हैं, तो इसके लिए इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये उस लाइन 408 पर जाकर चेक कर रहा है लाइन बाय लाइन फ्रॉम टेबल नेम। अब ये कमेंट उससे काफ़ी सारी लाइंस ऊपर हमने ऐड किया हुआ है, तो डेटाबेस डायरेक्ट डेटाबेस क्यूरी वाला तो यहाँ तक, क्योंकि यहीं से गेट रो का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वर्डप्रेस का, उसे यहीं पे उसे समझ आ गई कि उसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर कमेंट मौजूद है कि इसको इग्नोर कर दो। लेकिन ये जो कमेंट है डीबी प्रिपेयर्ड एसक्यूएल इंट वाला, ये यहाँ तक वो लाइन बाय लाइन जो कि रीड कर रहा है, तो इस कमेंट के होने के बावजूद भी उसे स्टिल एरर में ही शो करवा रहा है। इस वजह से हमारे पास ये एक जो एरर है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स वाला और यूजिंग प्लेस होल्डर्स वाला, ये सेम जितनी भी हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज हैं उन सारों के साथ ये नज़र आ रहा है। अब ऑब्वियसली ये एक मसला है, अब ये या तो प्लगइन चेक की तरफ से मसला है, जिसके लिए मैंने अपनी तरफ से सेफ़ रहने के लिए आपने ऑब्वियसली आपने भी, ये मैंने शुरू में बातें की थी, ये स्लैक चैनल है वर्डप्रेस डेवलपर्स का, जिसमें थीम डेवलपर्स प्लगइन डेवलपर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये प्लगइन रिव्यू के चैनल में मैंने यही सेम कोड उठाकर मैसेज भी किया हुआ है जब मैं ये काम कर रहा था और वो चीज़ें वो एरर नहीं जा रहा किसी भी सूरत, तो मैंने ये अगेन यहाँ कम्युनिटी से पूछा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपने भी पूछना है, जो क्लाउड भी रिजॉल्व ना कर पाए और गिटहब कोपायलट भी रिजॉल्व ना कर पाए और आपको भी समझना आ रहा हो, तो मैंने ये देखे साथ अटैच कर दिया है, ये वार्निंग्स जो आ रही हैं मेरे पास और यहाँ पर वो कोड अटैच कर दिया है। तो अब मे बी कोई जो एक्सपीरियंस रिव्यूअर है प्लगइन रिव्यू की टीम से, वो हमारे इस कोड को चेक करके या तो हमें ये बता दे कि हमने क्या कमेंट ठीक ऐड किया हुआ है, या ये इग्नोर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या इसमें किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि ये एरर गायब हो जाए। और अगर इग्नोर कर सकते हैं वो प्लगइन रिव्यूअर को हमें बता दें कि यार आप इसको इग्नोर कर दें, तो वेल एंड गुड। अगर शायद हमारे और क्लॉड और गिटहब कोपायलट के तरीके में कोई ना कोई गड़बड़ हो कि वो स्टिल कोई इसका वर्क अराउंड हो दूसरा जो हमें नहीं पता, तो मे बी हमें हमारे इल्म में नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। और फिर जब एक दफ़ा हम इसको किसी जगह पर रिजॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये एक सेम एरर यही है हर जगह पर, तो उसे हम ईज़िली रिजॉल्व कर लेंगे बाकी जगह पर भी अगर ये रिजॉल्व होना हुआ। अदरवाइज़ अगर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने प्लगइन रेपो और सिक्योरिटी दोनों टैब्स मैंने कवर कर ली, क्योंकि इन दोनों के बगैर प्लगइन अप्रूव होना मुश्किल है। बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी आपने फिक्स करने हैं। आप अपने प्लगइन के लिए चेक करें, इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करें कि एक्सेसिबिलिटी की कोई इश्यूज़ तो नहीं है। ऑब्वियसली यूज़र एंड पर जब इश्यूज़ आएंगे और आपका प्लगइन यूज़र रिपोर्ट करें तो फिर वो भी तो मसला है ना अब एक्सेसिबिलिटी का,
अब बाज़ औक़ात एक दफ़ा अगर ये फाइंड नहीं करता, आप दोबारा क्लिक करें, एक्सेसिबिलिटी का हमारे प्लगइन में कोई इशू उसने नहीं ढूंढा। परफॉर्मेंस का आप चेक कर लें, परफॉर्मेंस का भी आपने इम्प्रूव करना होता है अपने प्लगइन को परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगेन चेक कर लेते हैं, अगर कोई परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज़ हैं हमारे पास तो उनको रिजॉल्व कर लें। ये देखें, यहाँ पर अब आपके अब ये वो इश्यूज़ हैं जो कि वार्निंग्स हैं और जिनको आप फिक्स ना भी करें तो प्लगइन रिव्यूअर इसको इग्नोर कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन दिस शुड बी रिज़ॉल्व, और ये कोई बहुत बड़े 3 एरर हैं सारे, इनको हमने देख लेना है कि ब्लॉक यूटिलिटीज़ में डिटेक्टेड यूसेज ऑफ मेटा क्यूरी पॉसिबल स्लो क्यूरी। ठीक है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव देख लेना है। ब्लॉक यूटिलिटीज़ डॉट पीएचपी की फ़ाइल है हमारे पास, ब्लॉक यूटिलिटीज़ डॉट पीएचपी, और इसमें यहाँ पर लाइन नंबर 142 के ऊपर मैं लाइन 142 पे जाता हूँ और इसमें इस कोड को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर जब आप कोड सिलेक्ट करते हैं और को पायलट आपने चैट ओपन की होती है तो वो उतनी लाइंस वो खुद ही ऑटोमेटिकली करंट फाइल में सिलेक्ट हो जाती हैं। और जब आपको मैसेज देते हैं तो उसे पता है कि इस लाइन से इस लाइन तक लेकर मैंने चेक करना है और इस एरर को रिजॉल्व करना है। तो अब देखते हैं कि को पायलट इसका, अब देखें को पायलट कह रहा है कि इसमें पीएचपी सीएस की इग्नोर का कमेंट ही ऐड करना बनता है, इसमें कोई और मज़ीद चीज़ कर नहीं सकते आप, ये ठीक आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए उसने कह दिया कि आप पीएचपी का सीएस का इग्नोर का कमेंट ऐड कर दें। ठीक है, कीप कर देते हैं। इसके अलावा इसी तरह से बाकी विजेट्स में भी है, तो मैं अब दोबारा से अगेन इसे चेक कर लेता हूँ। तो जहाँ पर जो कोड इम्प्लीमेंट हो सकता होता है या जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है, को पायलट और क्लॉड वगैरह आपको वो कर देते हैं। जो नहीं किया जा सकता होता उसे वो फिर पीएचपी सी एस के ज़रिए इग्नोर का कमेंट कर देते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इग्नोर हुआ है, और ये इग्नोर इसलिए नहीं हुआ, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर लाइन 143, ये इफ़ कंडीशन के अंदर रखना है हमने इसे। देखिए वो एरर हमारे पास ख़त्म हो गया। इस तरह से आपने चेक कर लेना है, अगर तो वो फिक्सेबल है चीज़ तो आपने उसको फिक्स कर लेना है, अगर कोई इसका बेटर अल्टरनेटिव मौजूद है आपने वो अल्टरनेटिव यूज़ कर लेना है, अगर नहीं है तो आपने पीएचपी सीएस इग्नोर के कमेंट के ज़रिए आपने उसे इग्नोर कर देना है। उसके अलावा एक जनरल की कैटेगरी है, इसमें भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कितने के एरर आते हैं हमारे पास। मेन जो इशू था हमारा वो प्लगइन रेपो और सिक्योरिटी का ही है। जनरल में हमारे पास उसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी और किसी चीज़ में हमारा एरर नहीं है। सिक्योरिटी को एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अब एक एरर है हमारे पास कि वर्डप्रेस का डायरेक्ट डेटाबेस क्वेरी स्कीमा चेंज अटेम्प्टिंग अ डेटाबेस स्कीमा चेंज इज़ डिस्करेज्ड। ठीक है, एरर हो तो आपने फिक्स करना है, वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। क्लास डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र, अब वो उसमें हमें चाहिए वो डेटाबेस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का जो टूल हमने बनाया हुआ है, इसमें लाइन 87 के ऊपर अगर हम जाएँ तो ये बेसिकली करता क्या है कि ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अल्टर करता है टेबल को और उसका स्कीमा अल्टर करता है, तो वर्डप्रेस कहता है डिस्करेज करता है। लेकिन सेफली आप हम चूँकि देख रहे हैं हमने जो यूज़ किया हुआ है, आपने भी चेक कर लेना है कि वो क्लॉड से भी मैंने इसको डबल चेक करवा लिया, मैंने इसको कोपायलट से भी डबल चेक करा लिया, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब उसका सॉल्यूशन के लिए उसने कहा कि आप पीएचपी सीएस का जो कमेंट है वो यहाँ पर ऐड कर दें। लेकिन वो कमेंट ऐड करने के बावजूद भी यहाँ पर वो एरर उसको ख़त्म नहीं कर रहा। इसको अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, क्योंकि वो नेक्स्ट कमेंट में हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद है, मे बी उस वजह से ना कर रहा हो। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पर कमेंट पीएचपी सीएस का ऐड करने के बावजूद भी वो एरर नहीं जाता फॉर सम रीज़न, क्योंकि प्लगइन चेक का प्लगइन भी कोई परफेक्ट नहीं है, इसकी भी अपडेट्स आती रहती हैं जो अच्छा ये देखें, अब वो उसको मैंने थोड़ा-सा अबव मूव किया है ऐसे कमेंट से पहले जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद थी, देन उसने उस एरर को
रिमूव कर दिया है। मे बी ये एक्सप्लेनेशन वगैरह और ये मल्टीपल कैरेक्टर्स, दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉरवर्ड स्लैशेस या इनके आने के बाद जो है वो उसको इग्नोर कर देता है। अदरवाइज वो आपके इशू जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं PHP CS इग्नोर के कमेंट के ज़रिए। अब प्लगइन रेपो सिर्फ रह गई है। प्लगइन रेपो से रिलेटेड जो एरर्स हैं, या एरर्स तो कोई नहीं रह गए हमारे पास, वार्निंग्स थी वो हमने वही छोड़ी हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, वो सॉल्वेबल ही नहीं है, या वो सिनेरियो ही नहीं बनता वो वाला। ये थे कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ये कमेंट भी दे के देख लूँ, यहाँ से इसे रिमूव भी करके देख लूँ, तो फिर भी मैंने ये चेक किया था, तो फिर भी ये उसको स्टिल एरर कंसीडर करता है, क्योंकि वो आई बिलीव उस लाइन से काफ़ी ऊपर है कमेंट। और ये एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर जाकर तो हम कमेंट दे नहीं सकते उससे ऊपर, लेकिन वो 408 के ऊपर स्टिल वही एरर हमारे पास बरकरार है। तो इसको मैं इस तरह वापस कर देता हूँ। तो इसके लिए ऑब्वियसली या तो रिव्यूअर का हम वेट करेंगे प्लगइन सबमिट करने के बाद कि वो इसके ऊपर क्या रिमार्क्स देता है, या उससे पहले अगर यहाँ से स्लैक से हमें कोई जवाब मिल गया तो हम फिर इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो ये हमारी टेस्टिंग का प्लगइन चेक के थ्रू टेस्टिंग का और बग फिक्सिंग का एक मरहला कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फाइनल इसकी टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन रेडीनेस की तरफ चलते हैं कि इसको प्रोडक्शन के लिए या वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर सबसे पहले सबमिट करने से पहले हमारे जो प्री रिक्विजिट्स हैं उन्हें हमें कैसे कंप्लीट करना है।